नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में जीके जीएस का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और उसको कम समय में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हमने जो है वह थ्योरी पढ़ लिया है। क्लियर है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य जो है वह चल रहा है। अभी जैन धर्म, बौद्ध धर्म कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आज का प्रश्न हम लेते हैं और डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझते हैं। क्लियर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी कहिएगा कि वो अपने दोस्तों को भी क्या करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ऑप्शन क्या दे रहा है, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा या कलहर। ठीक है, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था। यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी 2 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है आपको। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, गुरु कौन होगा, तो उनका नाम था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे। किससे गुरु थे, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हो जाएंगे, आपको चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। साथ ही साथ चाणक्य जो है आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। किस विश्वविद्यालय के, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या होंगे, आचार्य होंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य होंगे। ठीक है, और चाणक्य के जो है पिता का नाम क्या होगा, तो इनके पिता का नाम जो है वह गुनी था। चाणक्य के पिता का नाम, चलिए चाणक्य के थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। चाणक्य के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था गुनी। क्या था, गुनी था। क्लियर। तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे, आचार्य थे। और इनके पिता का नाम जो है वह क्या हो जाएगा, गुनी हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, चाणक्य जो है वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के ब्राह्मण भी थे, साथ ही साथ आचार्य भी थे। इनका चाणक्य को जो है भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो है वह क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, तो भारत का मैकियावेली जो कहा जाता है आपको चाणक्य यानी विष्णुगुप्त को कहा जाता है। इनके पिता का नाम गुनी था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी ग्रंथ की रचना, अर्थशास्त्र। और इसी अर्थशास्त्र नामक से जब इस पुस्तक से जो है किसकी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, तो आपको मौर्य वंश की जो है आपको जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि मौर्य वंश में जो है किस प्रकार से शासन था, किस प्रकार से प्रशासन था, उस समय कृषि किस प्रकार से किए जाते थे, कितने जो है वो टैक्स लिए जाते थे। क्लियर है। यानी इन सभी प्रशासनिक कार्यों के बारे में जो चर्चा की गई है वह आपको चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में ही आपको मिलती है। क्लियर है। मौर्य वंश की जानकारी जो है एक और पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है आपका इंडिका। और ये इंडिका जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो यह इंडिका पुस्तक जो है वह आपको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा। क्लियर। तो यही 2 पुस्तक है जिसके द्वारा जो है आपको मौर्य वंश की हमें जानकारियां प्राप्त होती है। इसके अलावा जो कई शिलालेख है, अभिलेख है, उससे भी मिलता है, लेकिन पुस्तक में यह मेन रूप से 2 ही पुस्तक। बात समझ में आ रहा है। तो चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र की भी रचना की थी, जिसके जो है हमें मौर्य वंश के राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। चाणक्य की बेइज्जती जो है वह धनानंद कर देता है। और बेइज्जती करने का मतलब क्या है कि उसे जो है अपने दरबार से ही बाहर निकाल देता है, मतलब घोर बेइज्जती, मतलब धक्का देकर के बाहर निकाल देता है। कौन, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। और उसी समय जो है वह चाणक्य क्या करते हैं कि अपने शिखा को खोलकर, मतलब चोटी जो होता है उनका ब्राह्मण लोग का, वो अपने शिखा, उसको शिखा बोलते हैं, तो अपने शिखा को खोल करके कसम खाते हैं कि जब तक हम मगध गद्दी से यानी कि धनानंद को उतार नहीं देते हैं तब तक जो है हम इस शिखा को नहीं बांधेंगे। और यही चाणक्य जो है फिर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो है वह नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मार देंगे। और उसके बाद जो है इस नंद वंश के जगह पर सॉरी, एक नया वंश का स्थापना करेंगे जिसे कहा जाएगा मौर्य वंश। यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन होगा, तो आपको चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे जो है चाणक्य को किन किन नामों से जाना जाता है, तो एक तो चाणक्य हो गया, एक हो गया आपका विष्णुगुप्त हो गया। ठीक है, एक विष्णुगुप्त हो गया और एक और जो है आपका कौटिल्य के नाम से भी जिसे जानते हैं। किन नाम से, कौटिल्य के नाम से। बात समझ में आया। तो ये है आपका चाणक्य के बारे में थोड़ा सा
डिटेल हमने समझा। क्लियर है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन हो जाएगा, तो आपको विष्णुगुप्त। ठीक है, और इसी विष्णुगुप्त को चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। और ये मौर्य वंश का जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री भी होंगे चाणक्य। ठीक है, प्रधानमंत्री भी, ये भी आप याद रखिएगा, क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। तो इससे ज्यादा जो है वो चाणक्य के बारे में और नहीं पूछा जा सकता है। ये पूरा डिटेल हमने आपको निचोड़ बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि उद्यान, ठीक, कहीं कहीं यहाँ पे उद्यान देता है, कहीं पे उद्यान देता है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसी को जो है कहीं पे उद्यान लिखता है और कहीं पे उद्यान लिखता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो उदयन ने जो है मगध की राजधानी को किस शहर से हटा करके पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। ठीक है, तक्षशिला को, सारनाथ को, कौशाम्बी को या राजगीर को। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 19 जनवरी 2021 का प्रश्न पूछा हुआ। तो आपको बताना है कि उदयन ने जो है वह मगध की राजधानी को किस शहर से हटा करके पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया था। देखिए, तो सबसे पहले इसको आप थोड़ा समझिए कि उदयन जो है वह किस वंश का राजा है। ठीक है, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि उदयन जो है वह किस वंश का राजा है, तभी। ऐसे तो आप याद कर लीजिएगा तो याद होगा, फिर कल होकर के आप भूल जाइए। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़िए। और अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो हमारा राकेश कुमार ऑफिशियल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां पर हमने डिटेल समझाया है आम बोल चाल के भाषा में, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इसी भाषा में, जो है कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के डिटेल आप पढ़ सकते हैं। सारा सिक्वेंसली ढंग से क्लास मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है मगध पे किस वंश का शासन हुआ। तो सबसे पहले शासन हुआ आपका हर्यक वंश का। ठीक है, किस वंश का, हर्यक वंश का। और हर्यक वंश में जो है वह कौन शासन, मतलब सबसे पहला संस्थापक कौन हुआ था, आपका बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद, ठीक है, हर्यक वंश का जो अगला शासक हुआ, ये बिंबिसार का पुत्र होता है अजात शत्रु। कौन होता है, अजात शत्रु होता है। और यह अजात शत्रु जो है वो अपने ही पिता यानी बिंबिसार की हत्या कर देगा और मगध गद्दी पर बैठ जाएगा। मतलब पिताजी को बोलेगा पप्पा अब तुम्हारा दिन खत्म हो गया, तुम आप मर जाओ। ठीक है, और अजात शत्रु क्या करेगा, अपने पप्पा को मार देगा और उसके जगह पर जो है मगध गद्दी पर बैठ जाएगा। फिर अजात शत्रु का पुत्र आएगा उदयन। कौन आएगा, उदयन। ये भी कहेगा कि पप्पा तुम भी अपने पप्पा को मारा था, अब तुमको भी हम मार देंगे। तो उदयन भी क्या करेगा, अजात शत्रु की हत्या करके जो है खुद मगध की गद्दी पर बैठ जाएगा। बात समझ में आया? यानी हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार। ठीक है, और यह बिंबिसार के बाद जो अगला शासक अजात शत्रु, और अजात शत्रु के बाद अगला शासक उदयन। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु, पुत्र इसको बिंबिसार को मारता है, अजात शत्रु का पुत्र उदयन, और उदयन जो है वह अजात शत्रु को मार देता है। बात समझ में आया? तो हर्यक वंश का जब स्थापना होता है तो बिंबिसार जो है वह हर्यक वंश की राजधानी कहाँ रखते हैं। तो हर्यक वंश का जो राजधानी रखेगा वह रखेगा आपको राजगीर। कहाँ रखेगा, राजगीर रखेगा। बात समझ में आया? और राजगीर रखने के पीछे कारण भी है कि राजगीर जो है पूरे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक दुर्ग का काम कर रहा है पहाड़ी। ठीक है, तो इसलिए जो है वह राजगीर को राजधानी रखा गया था, किसके द्वारा, तो बिंबिसार के द्वारा। जब अजात शत्रु जो अपने पिता की हत्या करके जब राजा बनता है तो ये भी अपनी राजधानी कहाँ रखेगा, राजगीर ही रखेगा। लेकिन ये राजगीर में एक काम और क्या करता है कि ये राजगीर यानी कि अपनी राजधानी को जो है पूरा क्या करेगा, किला बंदी करा लेगा। चलो सुरक्षा की दृष्टि से क्या कर रहा है, किला बंदी करा लेता है। कौन, अजात शत्रु। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जब फिर इसका पुत्र उदयन जो है वो अपने पिता के यानी अजात शत्रु की हत्या करके जब मगध की गद्दी पर बैठेगा, ठीक है, तब यह जो है आपको गंगा और सोन नदी के संगम पर, किस नदी के संगम पर, गंगा तथा सोन नदी के संगम पर जो है एक शहर का निर्माण कराता है। ठीक है, कौन सा शहर का निर्माण कराता है, इस शहर का नाम रहता है आपको पुरुषपुर। ठीक है, इस शहर का नाम क्या रहेगा, पुरुषपुर। और इसी पुरुषपुर शहर को जो है वो आगे चल करके इसका नाम क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा का भी वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो पटना, यानी बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि इस पाटलिपुत्रा शहर का निर्माण किसने कराया। ठीक है, तो इसका निर्माण कराया है आपका उदयन, जो कि हर्यक वंश का तीसरा शासक होगा। क्लियर? और यही जब उदयन जब पुरुषपुर शहर का निर्माण कराता है गंगा और सोन नदी के बीच में, तब उदयन क्या करेगा कि आपको जो राजगीर जो राजधानी है, इस राजधानी को अभी वह चेंज कर लेगा। ठीक है, अभी राजधानी वहां से उठाकर कहाँ लेके आ जाएगा, तो ये राजधानी जो आपको पाटलिपुत्रा को लेकर के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रश्न यही पूछ रहा था कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटा करके पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था। तो किस शहर से हटा रहा है, तो राजगीर से हटा रहा है।
बात समझ में आ रहा है? ठीक है, किस शहर से हटा रहा है? तो राजगीर से हटा रहा है। क्लियर है? यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है? ठीक है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखा है? तो देखिए मेगास्थनीज जो है वह पहले किसका राजदूत था? तो आपको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था आपको मेगास्थनीज। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आपको सेल्यूकस निकेटर जो है, ठीक है, कब आक्रमण करता है भारत पर? तो भारत पर आक्रमण करता है आपको 305 ईसा पूर्व। ठीक है, कब आक्रमण करता है? 305 ईसा पूर्व जो है वह भारत पर आक्रमण करेगा सेल्यूकस निकेटर। कौन करेगा? सेल्यूकस निकेटर जो है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, यह भारत पर आक्रमण करता है 305 ईसा पूर्व। और उस समय जो है वो मगध की गद्दी पर कौन रहेगा? तो मगध की गद्दी पर जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक है? इसका शासनकाल जो है वो 322 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 322 यानी बीसी से लेकर के 298 बीसी तक जो शासन होगा मगध गद्दी पर किसका होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का। और 305 ईसा पूर्व जो है जिसे सेल्यूकस निकेटर भारत के मतलब भारत पर आक्रमण करता है, तो इस आक्रमण में जो है सेल्यूकस निकेटर क्या हो जाता है? हार जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है? ये आपको विजय हो जाता है। ठीक है, यह विजय हो जाता है। तब विजय होने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर से जो है वह संधि कर लेता है। संधि किस चीज का? तब चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है कार्नेलिया। कार्नेलिया को जो है बहुत सुंदर लगती है आपको चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मन मोह जाता है सेल्यूकस निकेटर के पुत्री के ऊपर। तो सेल्यूकस निकेटर को कहता है कि ठीक है, हम आपको मारेंगे ना, आप तो युद्ध में हार गए हैं, आपको हम मारेंगे नहीं। ठीक है, तो मारेंगे नहीं तो चलो एक संधि कर लेते हैं। एक काम कीजिए कि आप अपनी पुत्री का जो है विवाह मेरे साथ कर दीजिए। ठीक है, इसका पुत्री कौन रहेगा? तो पुत्री का नाम रहेगा कार्नेलिया। ठीक है, कार्नेलिया। तो कार्नेलिया का जो है विवाह किसके साथ हो जाएगा? तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है कार्नेलिया का विवाह हो जाएगा। ठीक है, और ये सेल्यूकस निकेटर जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर बन जाएगा। बात समझ में आया? और आपको दहेज के रूप में जो है वो 4 जगह को दहेज के रूप में देता है सेल्यूकस निकेटर। है कौन कौन सी जगह देता है? तो वो आपको जगह है, चलिए उस समय जगह का नाम था एरिया। ठीक है, एरिया। दूसरा था आपका आराकोसिया, आराकोसिया। ठीक है, तीसरा था आपको जेड्रोसिया, ये सभी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जेड्रोसिया और पेरीपेनीसेडाई, पेरीपेनीसेडाई। अगर वर्तमान में इसका नाम देखा जाए तो एरिया हो गया आपको हेरात, हेरात को कहते हैं एरिया। आराकोसिया कहा जाता है वो कंधार को, वर्तमान में नाम है। जेड्रोसिया जो है आपको बलूचिस्तान को, ये पाकिस्तान वाला एरिया और अफगानिस्तान वाला एरिया है। और पेरीपेनीसेडाई जो है वो आपको काबुल को। ठीक है, काबुल जो अफगानिस्तान की क्या है? राजधानी है अभी वर्तमान में। तो ये 4 जगहों को यानी एरिया को जो है वो क्या देता है? सेल्यूकस निकेटर जो है दहेज के रूप में आपको चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। साथ ही साथ जब दहेज के रूप में दे दिया, विवाह कर लिया, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी फर्ज बनता है कि इसको भी कुछ दे। तो चूंकि सेल्यूकस निकेटर जो है वह हाथी को प्राप्त करने के लिए मगध पर आक्रमण करता है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य करेगा क्या कि 5 हाथी को यानी एलिफेंट को सेल्यूकस निकेटर को क्या देगा? उपहार में दे देगा। बात समझ में? अभी दोनों के बीच जो है वैवाहिक संबंध हो गया है। अब व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए सेल्यूकस निकेटर जो है अपना एक राजदूत क्या करेगा? ठीक है, मगध के दरबार में भेजेगा। ठीक है, मगध के दरबार में राजदूत को भेजेगा और उस राजदूत का नाम रहेगा मेगास्थनीज। ठीक है, क्या नाम रहेगा? मेगास्थनीज। और यही मेगास्थनीज जो है एक पुस्तक की रचना करता है जिसका नाम होता है इंडिका। ठीक है, और इस इंडिका से जो है वह किसकी जानकारी मिल रही है हमको? इससे जानकारी मिलती है आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलेगी? तो मौर्य वंश की जानकारी जो है हमें मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से ही मिलती है। बात समझ में आया? और इसी मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में लिखा गया है कि आपको मौर्य काल में जो समाज है, ठीक है, वह समाज जो है वह कितने भागों में बटा हुआ था? तो 7 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 7 भागों में।
कौन कौन से थे समाज, चलिए हम कल लिख देते हैं। इस सब अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो प्लीज आप हमारे क्लास में जाकर के देखिए, वहां से हमने डिटेल में बताया। तो समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 7 भागों में। कौन कौन से था? दार्शनिक, अहीर, सैनिक, किसान, निरक्षर, कारीगर और सभासद। ठीक है। और ये आपको मेगास्थनीज का ये भी कहना था कि भारत के जो लोग हैं उसे सिर्फ पढ़ने में मजा आता है, लिखने में मजा नहीं आता है। तो लिखने में मजा नहीं आता है भारतीय लोगों को, यह किसने कहा था? तो यही आपको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज ने कहा था। आइए, आपको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बात समझ में आया? ये इससे ज्यादा और प्रश्न नहीं पूछेगा यहाँ पे। तो प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो आपको इंडिका पुस्तक जो है आपको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। कौन सी पुस्तक? इंडिका पुस्तक। ठीक है। अच्छा, और ऑप्शन में दिया हर्ष चरित्र। ठीक है, हर्ष चरित्र पुस्तक जो है वह किसने लिखा है? साथ ही साथ, ठीक है, मालविकाग्नि मित्र, यह हम आगे पढ़ेंगे। और याज्ञवल्क्य स्मृति। देखिए, हर्ष चरित्र का पुस्तक, इसकी रचना जो है आपको किसके द्वारा, चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं तब आपको और क्लियर होगा। लाल से लिख दें? नहीं, लाल से मिक्स हो जाएगा। चलो हम ये करते हैं। ठीक है, हर्ष चरित्र पुस्तक की रचना किसने किया है? तो इसका पुस्तक की रचना किया आपको बाणभट्ट ने। किसने किया है? बाणभट्ट ने जो हर्ष चरित्र पुस्तक की रचना की है। मालविकाग्नि मित्र पुस्तक की रचना जो है वह कालिदास ने किया। कालिदास ने। जब हम इसके बाद पढ़ेंगे सातवाहन वंश, ठीक है, तो सातवाहन वंश में सातकर्णी प्रथम, ठीक है, सातकर्णी का जो पुत्र होता है मालविका, ये अग्निमित्र। ठीक है, सातकर्णी का पुत्र होता है अग्निमित्र, और अग्निमित्र और मालविका का प्रेम प्रसंग की चर्चा जो है वह इस मालविकाग्नि पुत्र में, मित्र में जो है आपको लिखा हुआ है। और इसके रचयिता कौन होंगे? कालिदास। ये हम सातवाहन वंश जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिटेल से देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि मालविकाग्नि मित्र का रचना जो है कौन से करते हैं? तो कालिदास रचना करते हैं। ये एक आपका प्रेम प्रेम कहानी है मालविकाग्नि मित्र। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी की चर्चा की गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में किस लिपि में लिखे गए? देखिए, अशोक के जो भी लिपियां जो देखिए, इसमें दो चीज पूछता है। पहला पूछेगा आपका भाषा। ठीक है, तो अशोक के द्वारा जो भी अभिलेख लिखे गए हैं उसकी भाषा हो जाएगी प्राकृति। भाषा क्या हो जाएगी? तो भाषा हो जाएगी आपको प्राकृति। ठीक है, भाषा क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी प्राकृति। लेकिन वही अगर लिपि पूछेगा तो लिपि जो है वह 4 लिपि होती है। ठीक, कौन कौन से? तो 4 लिपि में होगा, सबसे पहला होगा आपका, हमने ये सब तो पढ़ाया है। ठीक है, फिर भी आप एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला लिपि जो कहलाया हुआ कहलाया आपका ब्राह्मी लिपि। क्या कहलाया? ब्राह्मी लिपि कहलाया। ठीक, और यह ब्राह्मी लिपि जो है इसका ज्यादातर अभिलेख जो पाए गए हैं वह कहाँ पे पाए गए हैं? भारत में। ठीक, और इसकी जो लिखावट कहाँ से होती थी? सॉरी, बाई से दाई ओर, जैसे हिंदी लिखाता है वैसे बाई से दाई ओर। क्लियर है? बाई से दाई। दूसरा लिपि जो था वो आपको खरोष्ठी लिपि। दूसरा लिपि कौन सा था? खरोष्ठी लिपि। और यह खरोष्ठी लिपि जो है कहाँ पे पाया गया है? तो पाकिस्तान में। खरोष्ठी लिपि का जो अभिलेख पाए गए हैं वह कहाँ पे पाए गए हैं? तो पाकिस्तान में। ठीक है, और यह कैसे लिखावट होती थी? इसकी होती थी दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखाता है। बात समझ में आया? दाएं से बाएं। तीसरा जो लिपि था अशोक के अभिलेख का, वह था आपका अरमाइक लिपि। ठीक है, अरमाइक लिपि। और ये ज्यादातर जो आपको अफगानिस्तान में पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं? अफगानिस्तान में पाए गए हैं। ठीक, और चौथा जो था वो आपको ग्रीक लिपि। चौथा कौन सा? ग्रीक लिपि। और ग्रीक लिपि जो अभी ये भी अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में पाया गया। अफगानिस्तान में किस सीमा में? तो उत्तरी सीमा में। बात समझ में आया? तो अशोक जो है वह अपने उपदेश, अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए जो है शिलालेख जो है आपको शिलालेख लिखने के मतलब कि प्रचलन को जो है शुरुआत करता है। और अपने संदेश और आदेशों को जो है वह ये मतलब लोगों तक यानी जनता तक पहुंचाने के लिए वह अभिलेख लिखवाता है। ठीक है, तो इसके अभिलेख जो है वो जहां पर जैसी लिपि का जो है वो प्रचलन होगा, जिसे लोगों को आसानी से समझ में आएगा, उस जगह पे जो है उस तरह का लिपि वो लिखेगा।
ठीक है। तो भाषा जो है वो प्राकृतिक, जैसे हम अभी आप बात कर रहे हैं तो भाषा क्या है, हिंदी। तो ये भाषा हिंदी, लेकिन लिपि क्या है, देवनागरी। अगर आप कोई इंग्लिश में बात करता है, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लिपि हो जाएगा, भाषा हो जाएगा इंग्लिश अंग्रेजी, लेकिन लिपि क्या हो जाएगा, रोमन। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है लिखने का जो कला होता है उसको कहते हैं हम लिपि। तो जहां पर जो लिपि जो है वह आपको मतलब लोग आसानी से समझ सके, वहां पर वैसे लिपि का प्रयोग किया गया अभिलेख लिखने के लिए। जिसमें जो आपका ब्राह्मी लिपि था, खरोष्टी लिपि था, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। जिसमें ब्राह्मी लिपि ज्यादातर आपको भारत में इसका अभिलेख मिलेंगे, खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख पाकिस्तान में मिलेंगे, अरमाइक लिपि का अफगानिस्तान में और ग्रीक लिपि का आपको भी अफगानिस्तान को उत्तरी सीमा में। तो प्रश्न पूछ रहा था कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं, तो चारों लिपि होगा। ठीक है। लेकिन अगर अशोक का जो है सबसे ज्यादा लिपि पाया गया है, चारों दे दे, तब आप मारिएगा किस में, ब्राह्मी लिपि में। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, किस लिपि में हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। और अभी तक अशोक के जो है टोटल कितने अभिलेख प्राप्त किए गए हैं, 40 अभिलेख जो है वह अशोक का प्राप्त किए गए। और सबसे पहला अभिलेख जो है वह पाया गया था आपको 1750 ईस्वी। सबसे पहला कब पाया गया था, 1750 ईस्वी में। किसके द्वारा खोजा गया था, टी पैंथलर के द्वारा। ठीक है, टी पैंथलर के द्वारा। क्योंकि इसे ये तो खोज लिया, लेकिन इसको पता ही नहीं चला ये है क्या। ठीक है। तो जब इसको पता नहीं चला तो 1837 ईस्वी में जो है इसे पढ़ने में पहली बार सफलता प्राप्त हुई थी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है। ये सभी भी हमने डिटेल से समझाया अपने क्लास में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाकर क्लास देखिए और आपको ज्यादा समझ में आएगा। बात समझे। शिलालेख जो 3 प्रकार के थे, आप सॉरी अभिलेख 3 प्रकार के थे, शिलालेख, गुहा लेख और स्तंभ लेख। क्लियर। और उसमें भी 2 कैटेगराइज था, लघु और दीर्घ के रूप में। क्लियर है। तो अशोक के प्राचीनतम अभिलेख जो है निम्न से किस लिपि में थे, लिपि तो चारों है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर खरोष्टी भी दिया, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा किस में मिला है, तो आपको ब्राह्मी लिपि में मिला। ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि ही आप लोग मारिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5, का इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को जो है विभिन्न विभाग को अधीक्षकों के रूप में जो है उल्लेखित किया था। मतलब कि मौर्य वंश का जो प्रशासन होगा ना, वो प्रशासन में जो अध्यक्ष थे, ठीक है, उसको किस पे बदल दिया गया, अधीक्षक के रूप में बदल दिया। ठीक, किसके द्वारा किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा, प्लिनी के द्वारा, स्ट्रेबो के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है। ये सभी मौर्य वंश के ही अध्यक्ष हैं, से संबंधित है। तो यह किया गया था आपको कौटिल्य चाणक्य के द्वारा, क्योंकि कौटिल्य चाणक्य ही जो आपको मौर्य वंश से क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो किस अध्यक्ष को कहाँ पे रखना है, इसका काम क्या होगा, वो सारी चर्चा जो है वह किसमें किया गया, आपको कौटिल्य के द्वारा यानी चाणक्य के द्वारा ही किया गया। यानी चाणक्य, इन्हीं का जो है नगला नाम विष्णुगुप्त यानी का कौटिल्य नाम है। जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे, ये हमने डिस्कशन कर चुके हैं। इसके द्वारा जो है रचित पुस्तक जो है वह अर्थशास्त्र। ठीक है। इसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र से ही ये सभी हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक और अर्थनीति आदि का ग्रंथ है। इसी पुस्तक में जो है कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में, ठीक है, इसी पुस्तक में जो है वह मौर्य प्रशासन में क्या करता है कि अध्यक्षों को क्या करता है कि विभागों के अधीक्षक के रूप में जो है वह उल्लेखित किया गया। ठीक है। विभागों के अधीक्षक के रूप में, ठीक है, अधीक्षक के रूप में विभिन्न विभागों के उल्लेखित किया है। और इंडिका मेगास्थनी द्वारा जो है पुस्तक है, इसमें भी मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है, जो कि हमने लास्ट प्रश्न में आपको बताया। क्लियर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का, यानी कि कौटिल्य के द्वारा आपको किया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न सॉरी, प्रश्न देखते हैं आपको प्रश्न संख्या 6, कह रहा है कि महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों को प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग जो है भगवान बुद्ध के शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन में क्या कर सके, प्रेरित कर सके। और धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र भी था और पुत्री भी था। यानी किसका पुत्र, पुत्री अशोक का। तो अशोक के पुत्र पुत्री का नाम बताना है जिन्होंने धर्म प्रचार में जो है वह कहाँ गया था, श्रीलंका गया था। श्रीलंका का चर्चा नहीं है, लेकिन वह श्रीलंका गया था। यह प्रश्न पूछा आपको 5/11/2008 में। ठीक है। तो आपको याद है या भूल गए? अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जरूर से आप भूल जाइएगा, अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। क्लियर है। तो हम पहले समझते हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म अपनाया कब गया, तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया गया, यह हम जानते हैं।
बौद्ध आपका इसके पहले अशोक जब किस धर्म को मानता था, तो ब्राह्मण धर्म को मानता था। तो जब यह बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया, किससे कहने पर, अपने भतीजे निग्रो के कहने पर। शिक्षा किससे प्राप्त की थी, तो उपगुप्त से। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, उपगुप्त से। और इसके पहले बौद्ध धर्म के पहले कौन सा धर्म था इसका, तो ब्राह्मण धर्म। ठीक है, ब्राह्मण धर्म जो है पहले मानता था, उसके बाद वह बौद्ध धर्म को मान लिया। अब जब ये बौद्ध धर्म को मानता है, ठीक है, तो ये इस बौद्ध धर्म को वह कभी भी इसको राजकीय धर्म के रूप में घोषित नहीं करता है। बौद्ध धर्म जो है वह अशोक के लिए अपना व्यक्तिगत धर्म होता है। ठीक है, किंतु वह बौद्ध धर्म को जो है वह संरक्षण देता था। तो इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जो है वह दूर दराज देशों तक जो है वह अपने मतलब राज्य के लोगों को भेजा। साथ ही साथ जो है वह अपने पुत्र और पुत्रियों को ही भेजता है। ठीक है, पुत्र में किसको, तो इसका पुत्र में जो है महेंद्र को भेजता है। ठीक है, और पुत्री में किसको, तो पुत्री में जो है वह संघमित्रा को भेजता है। ठीक है, संघमित्रा को भेजता है। तो कहाँ भेजेगा, तो ये दोनों को जो है वह भेजा जाता है श्रीलंका। कहाँ भेजा जाता है, श्रीलंका। और श्रीलंका का जो राजा होंगे यानी कि नरेश जो होंगे, ठीक है, वह आपको पहले मानेंगे सिंगली संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, सिंगली संप्रदाय। और ये जब इनका अशोक का जब पुत्र महेंद्र और संघमित्रा जब श्रीलंका के नरेश के पास जाएंगे, तो यह आपको सिंगली संप्रदाय को छोड़ करके, ठीक है, सिंगली संप्रदाय को अभी छोड़ करके कौन सा धर्म अपना लेंगे, तो बौद्ध धर्म अपना लेंगे। ठीक है, कौन सा धर्म अपना लेंगे, तो बौद्ध धर्म अपना लेंगे। बात समझ में आया। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए जो है अशोक जो है अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजता है, श्रीलंका। और श्रीलंका का राजा जो है वह पहले सिंगली संप्रदाय को मानेगा, फिर जो है वह किस धर्म को अपना लेगा, तो बौद्ध धर्म को अपना लेगा। इसके अलावा जो है कई धर्म प्रचारक थे जो अलग अलग जगह पर गए। जैसे ये सब पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे जिसमें महाराष्ट्र भेजा गया था को महाधर्म रक्षिता को। ठीक है, स्वर्ण भूमि भेजा गया था सोना और उत्तरा को। यवन देश भेजा गया था महारक्षित को। मैसूर भेजा गया था को महादेव को। हिमालय क्षेत्र में भेजा गया था को मंजिम को। कश्मीर और कंधार में भेजा गया था को मंजनांतिंग। बात समझे। अगर इसके बारे में और डिटेल आपसे जानना है तो आप हमारे थ्योरी क्लास में जाकर देखिए, मैंने डिटेल से समझाया। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था, हम प्रश्न से भटकेंगे नहीं तो आगे का प्रश्न बनेगा ही नहीं। क्लियर है। इसमें तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन जो प्रश्न है उसका इर्द गिर्द इतना हम बता दे रहा है कि उससे और संबंधित प्रश्न से इससे ज्यादा और नहीं पूछ सकता। ठीक है, इसमें महेंद्र और संघमित्रा के बारे में पूछता है। कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका। प्रश्न में नहीं था फिर भी हमने आपको बताया। ठीक है, फिर श्रीलंका के नरेश जो है क्या करते हैं, राजा सिंगली संप्रदाय को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ये प्रश्न में नहीं है, हमको बताया, तो ये पूछ सकता है। क्लियर है। तो चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो आंसर किया ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता है। तो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन यानी कि महेंद्र वर्मन के पिता जो है कौन हो जाएंगे, अशोक हो जाएंगे। और अशोक ही जो है इसको कहाँ भेजेगा, तो श्रीलंका भेजेगा। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका का नरेश जो होगा वह सिंगली संप्रदाय को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लेगा। क्लियर है। यहाँ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि डैश ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। ठीक है, धर्म विजय और धार्मिकता द्वारा विजय की, यानी धर्म विद्या कहने का अर्थ क्या हो गया, तो धर्म विद्या कहने का अर्थ हो गया कि हम धर्म के माध्यम से जो है, जैसे पहले क्या था कि युद्ध के माध्यम से विजय प्राप्त किया जाता था, तो अभी धर्म विद्या का मतलब है कि हम धार्मिक क्रियाकलाप करके, धार्मिक कार्य को करके जो हम क्या कर सकते हैं, मतलब युद्ध हमको करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हम विजय हो सकते हैं। इसी को जो है वह धार्मिकता द्वारा विजय भी कहा गया। तो इस नीति को यानी कि ऐसा नियम कानून को जो है किसने विकसित किया है वो पूछ रहा है। तो इसे जो है वह बिंदुसार विकसित किया है, महेंद्र विकसित करेगा, अशोक विकसित करेगा, बिंबिसार विकसित करेगा। ठीक है, बिंबिसार तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो हार्यक वंश से संबंधित है, ये हार्यक वंश का संस्थापक है। ठीक है, ये आपका अपना राज का विस्तार जो है वह धार्मिकता से करता नहीं है, इसे दो नीति अपनाता है। एक आपको छोटा छोटा राजा रहेगा तो युद्ध करके जो है उसको अधिकार कर लेगा उसका क्षेत्र का, और दूसरा जो आपको दहेज लेके, ठीक है, यह दहेज लेता है भाई, बहुत खतरनाक राजा है। जिस जो मतलब दूसरे राज्य का लड़की का उसका बेटी रहेगा, बोले दे दो तुम्हारा बेटी से हम शादी करेंगे और दहेज में हमको ये वाला एरिया चाहिए। बहन रहेगा तो कहेगा तुम्हारे बहन से हम शादी करेंगे और दहेज में हमको ये वाला एरिया चाहिए।
तो दहेज के रूप में जो अपने राज्य का विस्तार करता है, साथ ही छोटे छोटे राजा जो होंगे, ठीक है, उसको जो है वह युद्ध में हरा देगा। ठीक है, तो ये हर्यक वंश का शासक कौन, बिंबिसार ऐसा करता है अपने राज्य का विस्तार। तो ये धार्मिकता से द्वारा अपना राज्य का विस्तार नहीं करता है, तो ये तो होगा ही नहीं। बात समझ में आए। बाकी रह गया आपका महेंद्र। ठीक है, महेंद्र जो है अशोक का पुत्र है। बिंदुसार जो है वह दूसरा शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। और बिंदुसार का पुत्र जो है वह कौन हो जाएगा, अशोक, या आपको मौर्य वंश का तीसरा शासक। तो हम जानते हैं कि अशोक ने क्या किया था कि कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और उसके जगह पर जो है शांति का नीति अपनाई, जिसे हम भैरी घोष की जगह पर धर्म घोष की स्थापना कहते हैं। ठीक है, और इसी धर्म घोष के अंतर्गत ही जो है वह धर्म का जो है पालन करके जो है विजय प्राप्त करने की नीति को विकसित किया था। कौन विकसित करेगा, तो अशोक विकसित करेगा। बात समझ में आए, कौन विकसित करेगा, तो अशोक विकसित करेगा। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्यों करेगा, क्योंकि युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग देता है कलिंग युद्ध के बाद, और उसके जगह पर जो है वह धर्म के आधार पर जो है विजय की प्राप्ति करती है। ठीक है, धार्मिकता द्वारा जो है विजय का नीति कौन लाएगा, तो आपको मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक लाएगा। बात समझ में। तो मौर्य साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने जो है अखंड भारत पर शासन किया, और अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा जो है विजय की नीति विकसित की, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इन्होंने किया। बात समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, कलिंग युद्ध। आधुनिक युग में, ठीक है, डैश पर विजय थी। ठीक है, मतलब कि अभी के वर्तमान समय में यह कलिंग जो है किस एरिया में पड़ेगा, कौन सा राज्य में पड़ेगा। ठीक है, वही पूछ रहा है कि अशोक के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग युद्ध। ठीक है, यह कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व, याद है। और उस समय जो है वह कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो तोसली। और उस समय तोसली का राजा कौन था, तो नंदराज। ये सभी याद रखना है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये कलिंग युद्ध, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आधुनिक युग मतलब अभी के समय में जो है वह किस पर विजय माना जाएगा, यानी कि वो कलिंग जो था वह अभी कौन सा शहर कहा जाएगा, मतलब जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध होता है अशोक के लिए। बिल्कुल सही है। इसके बाद युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग देते हैं। तो ये जो कलिंग जो है ना, ये अभी आपको उड़ीसा वाला एरिया है। ठीक है, उड़ीसा वाला एरिया, और साथ ही साथ अगर इसके अलावा देखें, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो है आपका एरिया आ जाएगा। आंध्र प्रदेश नहीं ना दिया है, नहीं दिया। तो आंध्र प्रदेश का जो है आपको उत्तरी वाला एरिया, ठीक है, मतलब उत्तरी सीमा वाला जो है आपको एरिया जो होगा, उत्तरी सीमा वाला एरिया, ठीक है, वह आपको कलिंग में आ जाएगा। बात समझ में आए। तो उस समय का कलिंग, अभी का उड़ीसा, और प्लस आंध्र प्रदेश का जो है उत्तरी सीमा वाला जो इलाका होगा, वह उस समय जो है कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो कलिंग युद्ध जो है अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था, और यह युद्ध, ठीक है, अपना राज्याभिषेक होता है इसको 269 ईसा पूर्व, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है आपको 261 ईसा पूर्व में, ठीक, कलिंग की राजधानी कहाँ पे, तो कलिंग की राजधानी जो है वह तोसली पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और उस समय राजा कौन होगा, नंदराज। ठीक है, नाम कहानी ऐसा याद रखिए। ठीक है, और इस युद्ध में जब भयंकर नरसंहार होता है, जिससे देख करके अशोक का हृदय क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, और उसने हिंसा जो हमेशा के लिए त्याग देगा, हिंसा त्याग देगा, यानी कि युद्ध नीति को ही त्याग देगा। इसके बाद जो है अशोक जो है वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वह संसाधन प्रजा की भलाई में लगा देता है। ठीक है, यानी कि अपने राज्य का जो भी मतलब कि राजकोष होगा, वो राजकोष जो है वह भी युद्ध में लगाएगा ही नहीं। किस में लगाएगा, जनता के यानी कि प्रजा के भलाई के लिए लगाएगा। और भैरी घोष की जगह पर जो है वह धर्म घोष की स्थापना करता है। फिर आधुनिक युग में कलिंग को जो है वह उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी सीमा के एरिया के रूप में हम जानते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि अशोक ने फिर डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को जो है अपना लिया था। तो किस युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध, जी नहीं, बक्सर का युद्ध नहीं, पानीपत का युद्ध नहीं, कलिंग का युद्ध नहीं, मगध का युद्ध, ये सभी तो बाद में होता है। ठीक है, आपका कलिंग का युद्ध, ठीक है, कलिंग का युद्ध यह हुआ था आपको 261 ईसा पूर्व। इसकी जानकारी हमें मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया, तो खारवेल के द्वारा। ठीक है, और इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमको अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, इसका चतुर्दश शिलालेख यानी 14 शिलालेख है जो इंपॉर्टेंट है, उसके 13वें शिलालेख में जो आपको कलिंग युद्ध की जानकारी हमको प्राप्त होती है। क्लियर है। तो अशोक ने जो है
अशोक ने डैश का युद्ध के बाद जो है बौद्ध उपदेशों को जो है अपना लिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध उपदेशों को क्या करेगा, अपना लेगा। और कलिंग युद्ध के बारे में हमने पीछे के प्रश्न में डिटेल से आपको बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि थोड़ा जो है चैनल को क्या करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, तो सपोर्ट किस तरह से करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास अच्छा रहेगा तो लाइक करना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और दोस्तों को भी करना है कि वो अभी अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, एक चैन बनवाइए और उन्हें उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। बस समझ में आया? और क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, ताकि हम जो भी क्लास डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच जाए। ठीक, तो देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।